वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। हमारा बच्चे रोटेशनल मोशन में सेंटर मास फिनिश हो गया है और मैंने क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बताया आपको और एक इलस्ट्रेशन भी लिया कि किस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और उसमें मैंने मेथड बहुत आसान रखा, वो रखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व इक्वेशंस जो आपने 9th या 10th में मैथमेटिक्स में किया है। चलिए बच्चे, अब जो आज ही बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दें कि वर्क पावर एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन दोनों का और रोटेशनल मोशन तीनों का हमारा प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और तीनों चैप्टर्स जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, दे आर द बैकबोन ऑफ द फिजिक्स। और जो बच्चे 12th के हैं इसमें देख रहे हैं वीडियो लेक्चर, तो उनको पहले से पता है कि हमारे पास 12th के रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, इन सब की प्लेलिस्ट बन गई है। ये भी आप देख सकते हैं। चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। उससे पहले वी आर वेरी ग्रेटफुल टू चैनल नमस्ते कविता और प्रोवाइडिंग अस स्मॉल क्लिप ऑफ ट्यूशनल सॉन्ग जो हमारे बच्चों के लिए है, और वो बच्चे मैंने देखा कि काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं। तो चलिए बच्चे, पहले आप ट्यूशनल सॉन्ग की एक कुछ सेकंड्स की क्लिप देख लीजिए, देन विल प्रोसीड टू द लेक्चर। तो लेट अस जाए हाथों से उंगली की पकड़, एक मरमी को ना फिर भी पापा दिल में बनाए रखना, कसम खुदा की खड़ा सोना बन के दिखाऊंगा। पापा ना देखो इस तरह मुझे, बेशक ना हो जाए मुझे खुद पर। छोटा हूँ अभी, नादान नहीं, समझ रहा हूँ और समझ जाऊंगा। ना छोड़ देना टोर मेरी, कसम मुझे मेरे पापा की, अपने पापा को। भरी भीड़ में पतंग सी उड़ान दिलाऊंगा। पापा ना देखो इस तरह मुझे, बेशक ना हो जाए मुझे खुद पर। वेलकम बैक। आई थिंक यू आर मोटिवेटेड एनफ कंटिन्यू एंड टू वॉच द लेक्चर। चलिए एक बार देख लीजिए बच्चे, मैंने जो कराया है पिछला उसमें ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसमें एक और मेथड भी होता है जिसको हम डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हो और इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, चाहे तो आप ये ज़्यादा अच्छा आई जे के करते रहना और आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले ए वेक्टर के आप आई जे के कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड कोफिशिएंट लिखना, फिर बी के लिखना। बी क्रॉस ए है, पहले बी लिखना फिर ए लिखना, ठीक है। चलिए ये सबसे आसान मेथड था, अब आगे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैं और करा दूं आप, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक यूनिट वेक्टर बताओ। ये क्वेश्चन बहुत आता है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर पूछ रहा है आपसे, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ये आपके पास ए वेक्टर दिया है इसने, ए वेक्टर इज दिस, सपोजिंग माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के 2k कैप, एंड बी वेक्टर इज सपोजिंग 2i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के k कैप। ये दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है ए और बी दोनों वेक्टर्स के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले आपको बच्चे क्या करना है, ए क्रॉस बी ही निकालना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आई जे के लिख लेते हैं। आई जे के आसान मेथड है, फिर आई जे के
पहले ए क्रॉस बी निकालना, तो पहले आपने -1 तो लिखते हैं -1 1 -2, फिर लिखो -1 1 -2। उसके बाद बी लिख दो बच्चे। बी का है आपके पास 2 -2 1 2 -2 1। अब आपको यदि आई कैप के कोफिशिएंट निकालने हैं, क्योंकि आपको पता है वेक्टर आएगा, तो आई कैप के कोफिशिएंट निकालने हैं, तो इसको आप छुपा लेना, ये छुप जाएगा। तो आपको फिर ऐसे करना है और ये ऐसे करना है, दिख रहा है जैसे मैंने पहले किया होगा। इसको हटा लिया तो A2 B3 बिल्कुल सही है ये। तो आपके पास A क्रॉस B यदि मैं निकालूं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मैं निकाल रहा हूं, आंसर बचे आई कैप टाइम्स, जल्दी से करो एक लाइन में, 1 × 1 1 हो गया, 1 तो ये हो गया 1, फिर माइनस आता है माइनस, फिर बचे -2 और -2, ठीक है, -2 और -2, -2 और -2 4, और माइनस तो पहले से आता है, ये क्या हो गया, ये क्या बना, +4 और ये माइनस के 4 प्लस जे कैप। तो जे कैप जब लेंगे बच्चे तो आप इसको छुपा लो, हट गया। तो बच्चे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, -2 -2 माइनस के 4, और इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 1 × -1 -1 -1 +1 हो जाएगा, प्लस के कैप। के कैप लेने के लिए बच्चे इसको छुपा लो, फिर बच्चे आपके पास आ जाएगा -1 × 2 -2 यानी 2, फिर माइनस इधर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का होता है, माइनस लिख दिया, 2 × 1 2। तो आपके पास आंसर जो आ रहा है दिस इज इक्वल टू -3 आई कैप -3 जे कैप, और बच्चे इसमें के तो है ही नहीं, तो 0 के कैप हो गया। तो -3 आई कैप -3 जे कैप प्लस के 0 के कैप, समझ में आ गया आपको कंसेप्ट। तो -3 आई कैप -3 जे कैप तो आपने देखा हमने कैसे इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करके बच्चे क्या आ रहा है, आई कैप टाइम्स -3 -3 जे कैप, ये तो आ रहा है, के कैप तो आ ही नहीं रहा है, प्लस के 0 के कैप, तो -3 आई कैप, तो ये बच्चे बन गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू -3 आई कैप एंड -3 जे कैप। सबको पता है कि A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, लेकिन ध्यान रखना B क्रॉस A क्या होता है बच्चे, -A क्रॉस B, तो आप इसमें माइनस लगा दो बस, तो कितना आ गया, A 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप हो गया B क्रॉस A, और A क्रॉस B था -3 आई कैप -3 जे कैप। तो अब आपको ये पता है, वी नो दैट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, बच्चे ज़्यादातर एक ही ऑप्शन लिख देंगे, लेकिन दो ऑप्शन हो सकते हैं, बोथ आर
A cross B and B cross A are perpendicular to both A vector and B vector। और आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर पूछ रहा है तो कैसे निकालें? तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे बच्चे? तो A क्रॉस B का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? तो A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। कितना आ गया? A क्रॉस B है -3i कैप -3j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 3√2 और ऊपर आ रहा है -3i कैप एंड -3j कैप। तो बच्चे आंसर आ गया इसका, 3 कैंसिल हो जाएगा तो -i कैप -j कैप अपॉन √2। एक तो बना ये। सिमिलरली दूसरा आंसर क्या हो सकता है? सिमिलरली दूसरा यूनिट वेक्टर जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर हो सकता है वो है B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड यानी B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर मॉड। ये आ गया बच्चे, B क्रॉस A है आपका 3i कैप प्लस 3j कैप अपॉन फिर ये √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आंसर बच्चे दोनों ऑप्शन है i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय √2। तो आंसर समझ में आ गया आपके पास। तो यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर इज या तो ये है -i कैप -j कैप अपॉन √2 या i कैप प्लस j कैप बाय √2। ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, एक ही ऑप्शन को टिक कर देंगे, जबकि इसमें बोथ देयर आर 2 ऑप्शंस विच मे बी करेक्ट, विच आर करेक्ट, नॉट मे बी, विच आर एक्चुअली करेक्ट। क्लियर हो गया आपको ये? एक्सक्यूज मी। तो ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स पर आपने देखा। इसमें एक काम और कर सकते हो बच्चे कि कभी कभी क्या होता है कि आपसे ट्राइंगल, तो मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बता दूं कि ट्राइंगल का माना एरिया निकालना हो। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्या होगा? तो उसके लिए आपको पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पैरेललोग्राम का एरिया देता है, तो उसका आधा जो है ट्राइंगल का एरिया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ फिर आगे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास फाइंड, देखो जरा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जिसके whose coordinates are as shown। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आ गया तो फिर आपके अलावा कोई नहीं करेगा। ठीक है, एट प्रेजेंट फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज कोऑर्डिनेट्स आर एज शोन। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं और इसके जो है बच्चे हमने कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। सपोजिंग ये आपके पास ए कॉर्नर है, ए कॉर्नर, ए कॉर्नर, बी कॉर्नर और ये सी कॉर्नर। ठीक है, इन सब के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। एक तो आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं, कॉर्नर्स हैं ये। तो मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, ऐसे ले लेते हैं। दिस इज 1, 2, 3। दिस इज सपोजिंग -1, -2, -1 and this is supposing 1, 2, 1, -1। अब ये क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है।
तो हम ऐसा करें, एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करें। तो उसके लिए बच्चे दो एडजेसेंट साइड्स चाहिए आपको। एक वेक्टर ले लेते हैं ये, लेट इसका नाम ए वेक्टर ले लेते हैं, और एक बच्चे ले लेते हैं वेक्टर ये, इसका नाम ले लेते हैं सी वेक्टर ले लेते हैं। तो आपको पता है यदि ए और सी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो क्या बन जाएगा? तो ए क्रॉस सी, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दिस विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका मैग्नीट्यूड का हाफ कर दिया जाए तो दैट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल, या नहीं? करा दिया था मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो बच्चे बस आपको ए वेक्टर निकालना है। हाउ विल यू फाइंड ए वेक्टर? ए वेक्टर क्या होता है? तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो हेड माइनस टेल, यानी कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये तो करोगे। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ऐसे करेंगे। तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा? 2 माइनस माइनस यानी 3i कैप, 1 माइनस माइनस प्लस 3j कैप, -1 ये खत्म हो गया। सिमिलरली बच्चे सी वेक्टर देखो जरा, तो सी वेक्टर में 1 और ये 1 माइनस माइनस 1 यानी 2i कैप, 2 माइनस माइनस यानी प्लस के 4j कैप, एंड 3 माइनस माइनस यानी कि 4k कैप। तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास दो वेक्टर्स आ गए। तो इन दोनों वेक्टर्स को आपको 3i कैप प्लस 3j कैप और 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, इसको आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो दोबारा ले लेते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना था? 3 और 3, 3i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर है बच्चे आपके पास 2 4 4, 2 4 एंड 4। सबसे पहले बच्चे आप ए क्रॉस बी निकालो। सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो मेथड जो मैंने बताया वही करना, आई जे के, आई जे के। ए क्रॉस बी कर रहे हो, पहले ए के लिख देना 3 3 0 3 3 0, फिर पी के लिख देता है, वो है आपके पास 2 4 4 2 4 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड में बच्चे हम 3 ही लेते हैं, आई जे के, इसमें नहीं ले रहे हैं। अब हमने आई कैप के कोफिशिएंट निकालना था, इसको हटाएंगे इसको हटा दिया, तो आपके पास आई कैप ए क्रॉस बी यदि हम निकाल रहे हैं, तो आई कैप टाइम्स, इसको ऐसे करेंगे 3 4 जा 12, और ये तो 0 हो जाएगा। फिर जे कैप का करेंगे बच्चे, इसको हटा देंगे, ये चलेंगे 0 हो जाएगा और माइनस के 12। फिर के कैप का करेंगे, इसको हटा देंगे, ये चलेंगे 3 4 जा 12, माइनस के 6। तो ए क्रॉस बी कितना आ गया? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 12i कैप माइनस के 12j कैप एंड प्लस के 6k कैप। अब आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड का हाफ, क्योंकि ए क्रॉस बी मॉड तो बच्चे एरिया पैरेललोग्राम देता है। ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस, ये तो आता है ना आपको 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बच्चे आप 6 का स्क्वायर का भाग लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 4 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 2, ये आ गया कितना आपका 2 3 जा 6, तो 3 अंडर रूट, नीचे 1 आ गया, 4 4 8 9, तो 3 इंटू 3, आंसर आ गया आपके पास 9 यूनिट। तो इस तरह से मैंने आपको
कुछ अच्छा से क्वेश्चन भी करा दिए कि भाई आपको यदि ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये एक्स्ट्रा काम हो गया, ये भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको ध्यान रखना, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अब आपके पास आएगा बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करना है ना। एक तो बड़ा अच्छा सा एक और होता है कि यदि दो वेक्टर्स को प्रूव करना होगा भाई पैरेलल है, तो पैरेलल प्रूव करने के लिए मैं आपको एक बड़ा टेक्निक बता दूं कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, या मैं एक और बता दूं चलो कि उनका जो, देखो एक और स्पेशल चीज़ बता दूं, वैसे हम यहाँ पर उसमें कराता हूँ मैं मोशन इन प्लेन में यही बताया था, चलो स्पेशल केस, बहुत ही स्पेशल एक टेक्निक बता रहा हूँ। यदि आपको प्रूव करना है कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, यानी पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, समझ में आता है। पैरेलल या एंटी पैरेलल को कोलिनियर कहते हैं, यानी दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर बी है, तो ये भी कोलिनियर है, या आपके पास ये सी है तो ये भी कोलिनियर है। तो सारे वेक्टर्स जो आपस में पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तो इसका तरीका बड़ा आसान सा रहता है कि जैसे आपके पास कोई वेक्टर ए है, इसका बच्चे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर है जैसे, तो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो बच्चे पैरेलल या एंटी पैरेलल होने के लिए इनका जो कोफिशिएंट है a1 अपॉन b1 और a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3, ये आपके पास इनका रेशो सेम होगा। यदि रेशो सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपसे पूछ रहा है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, तो एंगल चेक करने के लिए एक तो है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, यानी उनका आई कैप जे कैप के कैप उनका प्रोडक्ट देख लिया करो, यदि 0 आ रहा है तो आउटराइटली आप 90 लिख देंगे। या दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया कि इनका आप वो देख लो कि रेशो, यदि आई कैप जे कैप के कैप दोनों वेक्टर्स के रेशो सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब वो पैरेलल है। यदि पॉजिटिव आ रहा है, एक और मैं बता दूं चलो, और लो बहुत बढ़िया चीज़, यदि पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब एंगल इनके बीच में 0 है, और यदि आपके पास नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल 180 है। लो जी, ये भी काम खत्म हुआ, ये भी पता पड़ जाएगा। यानी जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, देखो बच्चे, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के आई कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 3k कैप। बी वेक्टर देखो, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस के 4j कैप प्लस के 6k कैप। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो बच्चे देखो, a1 अपॉन b1 कितना आ रहा है, -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन -4 इज इक्वल टू -3 अपॉन 6। सबका आंसर -½ आ रहा है, नहीं -½ आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इनके बीच में द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स हैव एंगल बिटवीन देम एज 180 डिग्री। समझ में आ गया क्वेश्चन तरीका। और डॉट प्रोडक्ट तो आप 0 करके देख ही सकते हो, डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा नहीं क्या इसका, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन जो वर्कपावर एनर्जी में हमने कराया है वो ये है कि ए वेक्टर इज सपोजिंग ऐसा है 2i कैप माइनस 3j कैप एंड बी वेक्टर, एक मिनट इसको यहाँ ले लेते हैं, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू सपोजिंग माइनस के 3i कैप प्लस के 2j कैप। अब जरा देखो इनका ये डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 और माइनस के 6 0 आ गया। इसका मतलब ये आपस में क्या है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। मतलब आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तरीका बताया मैंने कि उनके आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स का रेशो यदि सेम है तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल है,
और यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो बच्चे समझ लो कि वो दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनलिटी ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल वर्ड मैंने बताया था आपको। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक, अब यहाँ से गियर चेंज करते हैं, वो है आपके पास, देखो बच्चे टॉर्क क्या होता है। सब लोग बच्चे डोर ओपन करते हैं, कोई भी आपके पास नट बोल्ट है उसका जो है नट, उसको ओपन करते हैं, या आप पेन का स्क्रू वो खोलते हैं, नहीं? जैसे आपके पास ये दिख रहा है कि मैं इसको करूँ टाइट, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये देखो, ये मैं इसको ऐसे ऐसे, पेन का ये का होल्डर है, ये खुल गया ऐसे, और ये इसको टाइट कर दिया, घुमाना, रोटेशन। तो बच्चे फोर्स लगाकर, यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगाकर उसको घुमा रहे हैं तो उसको कहते हैं टॉर्क। टॉर्क समझ में आ गया? तो टॉर्क है, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ। इट इज टर्निंग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इट इज टर्निंग इफेक्ट, इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। या को और भी कह सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स तो सही है, इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। या इसको कह सकते हैं, और इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट माने घूमना, टर्निंग इफेक्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की वजह से कोई पार्टिकल घूम रहा है तो इसका मतलब उस पर टॉर्क लग रहा है। अब देखो जरा क्या है, अब हमारे पास सपोजिंग यहाँ कहीं ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और बच्चे एक जगह पर कहीं पार्टिकल है, ये पार्टिकल है मान लीजिए इधर, इस पार्टिकल का इस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर है, और इस पार्टिकल पर बच्चे कहीं फोर्स लग रहा है ऐसे, ये ऐसे फोर्स लग रहा है, ये तो बच्चे आर वेक्टर, और ये लग रहा है एफ वेक्टर, ये बच्चे ओ। अब हमें क्या करना है, टर्निंग इफेक्ट यानी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट यानी टॉर्क, हमें जो निकालना है टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, किसके अबाउट निकालना है, टॉर्क अबाउट ओ के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। सबसे पहले देखो बच्चे, सबको पता है कि ये जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन पर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब दो तरीके हैं, देखो समझ में आना कि एफ का बच्चे एक इफेक्ट तो ये है, एफ का एक इफेक्ट इधर है, एक एफ का इफेक्ट बच्चे हो सकता है इधर, यानी लाइन ऑफ इफेक्ट, तो लाइन लाइन तो है ही, खैर वो तो मैंने हटा देता हूँ इसको, कोई भी जरूरत नहीं है। तो एक तो बच्चे एफ का इफेक्ट किधर है, इस आर के परपेंडिकुलर, और एक है बच्चे आर के पैरेलल। समझ में आ रहा है आपको? ये एफ वेक्टर है, ये रहा एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर का ये एफ वेक्टर है, आर वेक्टर और एफ के बीच में एंगल थीटा है बच्चे। एक तो एफ का इफेक्ट इधर की तरफ होगा, ये है एफ की आर की डायरेक्शन में, इसको हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा, और मैं इसको लिखता हूं बच्चे एफ पैरेलल लिख देता हूं मैं इसे समझ में आता है कि रेडियल कंपोनेंट, यानी इसको कहते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। रेडियल समझ में आता है, रेडियस की तरफ, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। एफ का बच्चे एक इधर इफेक्ट होगा, इधर, ये है बच्चे क्या, थीटा के सामने वाला साइन थीटा, एफ साइन थीटा,
इसको मैं लिखता हूँ, देखो एफ परपेंडिकुलर ऐसे लिखता हूँ, इसको हम बोलते हैं, वो रेडियल है तो ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को क्या बोलते हैं बोलो? रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट कह सकते हो। परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ट्रांसवर्स माने परपेंडिकुलर ही होता है, तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट। इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट भी कह सकते हो, टेंजेंशियल। अच्छा एक मिनट, रेडियल रेडियल रेडियस के नॉर्मल, हाँ टेंजेंशियल भी कह सकते हो, ये ज़्यादा बेटर है। चलो आप ट्रांसवर्स तो एक्चुअली वेव्स में चला जाएगा, इसलिए आपको ऐसा लगेगा ये क्या करा दिया। तो एक तो बच्चे रेडियस है, और रेडियस के परपेंडिकुलर जो होता है उसको कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये ज़्यादा बेटर रहेगा हमेशा। मैकेनिक्स में टेंजेंशियल वर्ड यूज़ कर लिया करो, टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब कोई भी बच्चा बता सकता है कम दिमाग लगा कर भी कि यदि हमें किसी बॉडी को घुमाना है नहीं, जरा मुझे बताओ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि बच्चे देखो ये पेन है, इस पेन को मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा सकता हूं, ये अब यहां मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो घूमेगा, या फोर्स का इफेक्ट बच्चे इस लाइन के नॉर्मल रखूं ऐसे? तो लाइन के नॉर्मल लगोगे तो जब भी तो घूमेगा। आपने फोर्स ऐसे लगाया तो इसका बच्चे ये जो इफेक्ट है, ये तो इसको अप्रूट कर रहा है, इसको खींच के लेके जा रहा है, तो ये तो बच्चे घुमा ही नहीं सकते ये वाला कंपोनेंट। फोर्स ऐसे लगाया आपने, इस फोर्स का बच्चे ये जो कंपोनेंट है इधर वाला, ये वाला कंपोनेंट, ये तो इसको इसको ऐसे खींच के ले जा रहा है रेडियली, तो ये जो कंपोनेंट है इधर, यही इसको घुमा सकता है। सबको पता है कि जब सर्कल होता है, अरे रोटेशन का मतलब सर्कल है, ध्यान रखना, ये जो टॉपिक चलेगा ये सर्कुलर मोशन का एक्सटेंशन है, कुछ नहीं है। जब भी कोई पार्टिकल जरा बहुत कम, ज़्यादा टेंशन मत लो, बहुत बच्चे ये दो सर्किल में घूम रहा है, तो सर्किल में हमेशा जो उसका टेंडेंसी होती है मोशन की, वो कैसे होती है? टेंजेंशियल नहीं होती है, बस तो टेंजेंशियल कंपोनेंट से ही तो घूमेगा। तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल है बच्चे? टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है इस पार्टिकल को इसके अबाउट घुमाने के लिए, ये आपका ओरिजिन है। तो आपके पास जो टॉर्क होगा वो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं बच्चे, जितना ज़्यादा आपके पास एफ परपेंडिकुलर होगा उतने ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। जितना ज़्यादा बच्चे दूर लगाओगे, आप घर पे देख लेना, डोर को ओपन करके देखना, डोर में ध्यान रखना जो हिंजेस है जहाँ से वो डोर घूमता है उसको कहते हैं हिंजेस, और जो हैंडल है वहाँ पर आप फोर्स लगाते हैं, तो हैंडल जो है फोर्स से जितना ज़्यादा दूर होगा उतने आसानी से आप इसको घुमा पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? ये आपके पास ये डोर है, ये देख लो एक बार, ये आपका डोर है और ये बच्चे यहाँ हिंजेस लगे हुए हैं, तो आप इसको जितना दूर लगाएंगे हिंजेस को उतना ही आसानी से घूमेगा। यहाँ लगाओगे तो बहुत मुश्किल से घूमेगा। ठीक है, तो चलिए, तो टॉर्क अबाउट ओ, तो एफ पर यानी कि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इनटू आर। टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना है बच्चे? एफ साइन थीटा इनटू आर, इसको याद रखना। और यदि आप ध्यान से देखो तो बच्चे घूम कैसे रहा है, इसके घूमने की टेंडेंसी किधर है? ऐसे। तो ये कब घूम सकता है? जब हमारे पास आर से एफ की तरफ घुमाएं, यानी कि वही स्क्रू रूल वाला कंसेप्ट आर क्रॉस एफ। तो वेक्टर फॉर्म में देखें, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यदि आपको थोड़ा सा वेक्टर के बारे में मैंने अभी नहीं पढ़ाया, आपको मोशन प्लेन नहीं पढ़ाया, जो टॉर्क वेक्टर है बच्चे ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप के वेक्टर्स पढ़े ना आपने। दो टाइप के वेक्टर्स कौन से हैं? एक होता है आपके पास पोलर वेक्टर्स, यानी जो वेक्टर्स जिनका लीनियर इफेक्ट होता है, लीनियर फोर्स, लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये होते हैं पोलर वेक्टर्स। फोर्स भी है, और जिनका रोटेशनल इफेक्ट होता है, जैसे आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क है, एरिया भी आपका रोटेशन ऑफ रॉड से जो बनता है, यानी एरिया स्वेप्ट बाय रोटेटिंग रॉड, वो भी आपके पास
ये सब एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। टॉर्क वेक्टर है, जैसे अभी जैसे बताया, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ मोमेंटम की वजह से भी आता है, इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी वेक्टर्स टर्निंग इफेक्ट से, रोटेशन से एसोसिएटेड है, उनको एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं, और ये स्यूडो वेक्टर्स होते हैं, है ना। ये मोशन प्लेन में हम कराएंगे तो आपको बता देंगे। तो एक्सियल वेक्टर हो गया, यानी इसकी जो डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ इसकी डायरेक्शन है। एक काम और करो बच्चे, यहां पर इसी जगह पर एक काम और कर लेते हैं कि चलो ये तो अभी रुक जाओ, दूसरा और देख लेते हैं कि आपके पास एक तो हम देखो एफ को रिजॉल्व कर लिया, दूसरा तरीका और बताओ, चलो एक और तरीका बताओ, दूसरा और ले लो कि हमारे पास बच्चे ये देखिए, ठीक है, ये आपके पास एक मिनट ऐसे, ये आपका इसके अबाउट घुमा रहे हैं, यहाँ पर ये पार्टिकल मास है, यहाँ पर एक कोई मास है पार्टिकल, ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है। अब दूसरा जो बच्चा थॉट प्रोसेस चल सकता है वो ये चल सकता है कि एफ का ये जो लाइन है इसको कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स, इस लाइन पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम कंप्लीट, देखो इससे पहले मैंने क्या किया, पूरा का पूरा आर ले लिया, यहाँ पर कंप्लीट आर ले लिया, तो बच्चे एफ का ये इफेक्ट टर्निंग इफेक्ट रखता है नॉर्मल। सिमिलरली यदि मैंने एफ कंप्लीट ले लिया तो बच्चे ऐसा मान के चलो कि आर का ये जो इफेक्ट है इधर, ये तो बच्चे थीटा है ही, ये भी थीटा है, ये आर था आपका, ये आर है, तो बच्चे थीटा के सामने वाला ये आर साइन थीटा, मतलब यदि हम ये मान के चलें कि कंप्लीट एफ से घूम रहा है, सॉरी, ये हम ये मान के चलें कि कंप्लीट एफ से घूम रहा है, तो आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो ये जो एफ है ये इसको इस आर साइन थीटा के सर्कल में घुमा रहा है। इससे पहले वाला देखा आपने, ये जो एफ है, ये जो एफ लग रहा है इसका ये कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये वाला रेस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब इस एफ साइन थीटा से ये इस सर्कल में घूम रहा है, ऐसे पूरा आर ले लिया, तो एफ का बच्चे ये कंपोनेंट है, हमेशा परपेंडिकुलर लेने, जैसे आपने यहां पूरा एफ ले लिया तो बच्चे इस आर से नहीं घूम रहा है, ये इफेक्टिव रेडियस इसकी आर साइन थीटा हो गई, तो इस आर साइन थीटा जो इफेक्टिव रेडियस है, कोई नहीं बोलेगा इसको इफेक्टिव रेडियस, मैं बोल रहा हूं, तो ये बच्चे इसको कहते हैं मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म या लीवर आर्म ऑफ फोर्स। तो जितना ज्यादा लीवर आर्म होगा उतने ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। टॉर्क जो है बच्चे एफ पर डिपेंड करता है, और इस आर साइन थीटा को मैं लिख देता हूं बच्चे, क्या इसको मैं लिख देता हूं आर परपेंडिकुलर इंटू आर। अब इसमें क्वेश्चंस करने आसान हो जाएंगे, जो भी आपको आसान लगे, पूरा एफ ले लिया तो आर का कंपोनेंट जो एफ के नॉर्मल है, पूरा आर ले लिया तो एफ का वो कंपोनेंट जो आर के नॉर्मल है, तो इसको हम बोलेंगे मोमेंट आर्म। तो ये बच्चे है तो वही एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में, तो वही चलेगा क्रॉस प्रोडक्ट से, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से ये देखना कि आपके पास जो टॉर्क वेक्टर है उसमें बच्चे कंपोनेंट हो सकते हैं, टॉर्क का वाई कंपोनेंट, टॉर्क का जेड कंपोनेंट, टॉर्क का एक्स कंपोनेंट, और जो बच्चे आर वेक्टर है सपोजिंग उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
प्लस जेड के कैप। सिमिलरली जो एफ वेक्टर है वो भी उसमें बच्चे एक्स कंपोनेंट हो सकता है, वाई कंपोनेंट हो सकता है, जेड कंपोनेंट हो सकता है। तो आर क्रॉस एफ कैसे निकालोगे, मैंने कैसे बताया। आर क्रॉस एफ यदि करना है तो पहले बच्चे आई जे के, याद है एक बार यहाँ करके दिखा देते हैं, आई जे के। तो पहले इसके रखोगे आर के एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। फिर बच्चे यहाँ लिख दोगे एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। अब बच्चे आई कैप का कोफिशिएंट निकालना है तो इसको हटा देते हैं, याद है मैंने इसको काट ही दिया। चलो इसको हटा देंगे, ये वाला ऐसे आएगा, ये प्लस ये माइनस। चलो बच्चे बोलो, तो एक्स कंपोनेंट जो आएगा बच्चे टॉर्क एक्स, वो आ जाएगा आपके पास वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। टर्निंग इफेक्ट एक्स की तरफ, यदि कोई पार्टिकल घूमकर एक्स की तरफ जा रहा है यानी उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स है, तो उसमें फोर्स और पोजीशन के वाई जेड यानी वाई जेड कंपोनेंट काम कर रहे हैं। सिमिलरली बच्चे टॉर्क वाई की तरफ देखो बच्चे, तो इसको हटा दो, तो ये आपका इधर वाला आएगा ऐसे, तो जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। और सिमिलरली बच्चे टॉर्क जेड कंपोनेंट यदि चाहिए आपको तो इसको हटा देंगे, तो आपका आगे आएगा ये वाला x इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स, ये रहा। तो आ गया बच्चे आपको आज जो मैंने कराया। तो आज मैंने टॉर्क के बारे में बताया, क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करके मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। ये एक बहुत भयंकर शॉर्टकट आपको फिर मास दे दिया मैंने कि आपको पता लगाना हो कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, टॉर्क जीरो यदि आपको प्रूव करना हो तो बच्चे आर और एफ के बीच इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ना, आई कैप जे कैप के कैप, उनका रेशो देख लो, यदि रेशो बराबर आ रहा है इसका मतलब टॉर्क जीरो होगा, क्यों क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया या नहीं। तो ये मेरे एक मतलब शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, बच्चे जो है उसमें बहुत टाइम लगा देते हैं, तो आप चुटकी में क्वेश्चन कर लेंगे। टॉर्क निकालना हो ध्यान से देखो, आर देखो एफ देखो, उनके पहले आई जे के ये जो कोफिशिएंट्स के रेशो है यदि वो बराबर आ रहे हैं तो सीधा सीधा आंसर ऑप्शन जीरो होगा। आया आपको समझ में? नहीं तो चलिए आप इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बहुत बढ़िया टेक्निक दी, साल के अंत में आपको पता पड़ेगा कि आपने बहुत फिजिक्स को इतने जल्दी से कर लिया। ठीक है, चलिए आई एंड द मीटिंग, कीप हेल्दी।